उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो वो समाजवादी है। समाजवादी के अलावा कोई नहीं। ये सब वोट कटवाए, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। इससे बीजेपी की सरकार बनी है। ये जानबूझकर पेपर लीक कराते हैं और पेपर लीक में जो पकड़े जाते हैं वो इनके अपने लोग होते हैं। मंत्री हैं सरकार में, वो लंबे लंबे काफिले के साथ चलते हैं। सबसे कहें कि वो साइकिल से चले, कि हमारी पार्टी का प्रचार भी होता रहे। पूरे मुल्क में कांग्रेस को गालियां देते हैं और तेलंगाना में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। क्यों? पूरे मुल्क में तो कहते हैं कि कांग्रेस से ख़राब कोई पार्टी नहीं है। जितनी भी गालियां हो सकती हैं सारी गालियां वो एक एक करके कांग्रेस को देते हैं। मीरापुर पे बात कर लेते हैं। चूँकि 27 का चुनाव है, पार्टी आपको मौका देती है या आप लाइन में हैं, तो क्या वो प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि जो अब से पहले यहाँ विधायक बने हैं वो ये काम नहीं कर पाए? ऐसे कौन से मुद्दे जो आपकी नज़रों में हो वो अनदेखा कर गए? देखिए, ये हमारा जो पहले मोरना था मीरापुर, ये हमारा इलाका जो है दूसरे जगहों के मुकाबले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज से होने चाहिए थे वो नहीं है। ऐसे ही यहाँ कोई सरकारी अस्पताल भी बड़ा नहीं है। कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो सीधा हेडक्वार्टर को भागना पड़ता है। यहाँ कोई वो नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हर ब्लॉक में 14 बेड के कमरे बने थे, लेकिन चूँकि वहाँ सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने वहाँ डॉक्टर मुहैया नहीं कराए, तो बनना न बनना बेकार रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दूसरे इलाकों में स्कूल और कॉलेज से हैं, हमारे इलाके में भी हों और यहाँ कोई बड़ा अस्पताल हो जिससे कि हेडक्वार्टर तक जाने में जब तक तो बहुत से लोग जो है बेचारे रास्ते में मर जाते हैं, उनकी जान बच जाए, सड़कें हों। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो इस वक्त बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के दरमियान नफ़रत पैदा कर रखी है, इसको प्यार और मोहब्बत में बदलने का है। कैसे बदलेंगे? कोई रणनीति आपके पास है? देखिए, इस तरीके से नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी नफ़रत को मिटाने के लिए प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत पड़ती है। हम उनके बीच में जाते हैं, जाते रहेंगे। उनको अपनी पार्टी का एजेंडा और पार्टी के काम जो है उनको बताएंगे, उनको साथ लगेंगे और लगाएंगे, उससे फ़ायदा होगा। अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का इतना बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक हो गया है, उसको लेकर युवाओं में भारी गुस्सा है। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से पेपर लीक हुआ और जो छात्र मेहनत कर रहे थे उन सब की मेहनत एकदम बेकार हो गई है, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, ये अगर पहली बार हुआ हो पेपर लीक, अगर पहली बार हुआ हो तो सोचने की बात है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ये जानबूझकर पेपर लीक कराते हैं और पेपर लीक में जो पकड़े जाते हैं वो इनके अपने लोग होते हैं। ये तो पेपर कराते हैं, उसमें जो है मोटा पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, वो पैसा वापस नहीं होता। बच्चे जो है 1-1 साल 2-2 साल तक मेहनत करके अपनी तैयारी करते हैं और जब रिजल्ट का वक्त आता है तो उनको पेपर लीक हो गया और उसको परीक्षा को जो है रद्द कर दिया जाता है। जब से सरकार बनी यही तमाशा चल रहा है। कोई एक पेपर बता दो जो लीक ना हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तेलंगाना में एक भाषण दिया था कि सोना ना खरीदे, पेट्रोल कम यूज़ करे, देशभक्ति के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। क्या करें? देखो, प्रधानमंत्री जी तो हमारे भाषण देते ही रहते हैं और वो भाषण मंत्री ज़्यादा है, प्रधानमंत्री तो कम ही है। जो भाषण देने में तो शायद दुनिया में कोई ऐसा माहिर ना हो जैसे वो हो, लेकिन अच्छी बात यह है हिंदुस्तान में लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं तो सोना कहाँ से ख़रीद लेंगे। और रही डीजल और पेट्रोल की बात, देखिए, आदमी को जो वो कह रहा है कहने से पहले उस पर खुद चलना चाहिए, खुद अमल करना चाहिए। भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री जी गुजरात गए, कितना लंबा काफ़िला था उनके पीछे गाड़ियों का, तो उनको उस वक्त भी ये सोचना चाहिए था कि हम वहाँ आंध्रा में क्या कह तेलंगाना में आंध्रा में क्या कह कर आए हैं, जो वहाँ कह कर आए हैं गुजरात में जाके उसके उल्टा कर रहे हैं। तो वो तो प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है करते कुछ है, वो कोई बात नहीं है। उनकी बात को कोई अब सीरियस लेता भी नहीं है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी का काफ़िले में इतनी कटौती कर दी गई है तो सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। सुबह ही विजुअल आया, वीडियो आया सामने, तो आपको नहीं लगता ये सब देश हित के लिए उन्होंने कर दिया, काफिला पूरा घटा दिया? अच्छा, अभी वो कई मुल्कों की यात्रा पर भी गए हैं तो उनका जो हवाई जहाज़ है वो भी तो पेट्रोल ही खाता है।
जब ऐसे, और पेट्रोल भी वो तो बहुत आला दर्जे का होता है, तो उसमें भी खर्च होता है। अगर ऐसे हालात हैं तो ऐसे हालात में तो फिर नहीं जाना चाहिए। और उनके जो मंत्री हैं, उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं सरकार में, वो लंबे लंबे काफ़िले के साथ चलते हैं। सबसे कहें कि वो साइकिल से चलें कि हमारी पार्टी का प्रचार भी होता रहे। आपको क्या लगता है कि ये जनता के लिए कुछ है, अपने लिए कुछ है, या फिर ये मानते हैं कि हाँ देश हित के लिए किया है? नहीं, वो तो देखिए, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन्होंने तो जनता से एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। तो 11 साल हो गए, शायद 11 साल में 2 लाख को भी ना दिया उन्होंने। तो कहते कुछ है करते कुछ है, वो कुछ नहीं है। उनकी बात को कोई अब ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा तो वो होगा ही। वो तो पहले होता था ऐसा कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई बात कही है तो लोग उसको सीरियस लेते थे, भाई ये होकर रहेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में जाकर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से वो बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं किसी भी टाइम निकल जाती है, समाजवादी के दौर में ऐसा था कि निकलना मुश्किल था, इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या कानून व्यवस्था बदलाव आया उसमें? देखिए, कहने में और जो मौजूदा हालात है उसमें बड़ा फ़र्क है। अभी 2 दिन पहले हमारे मुजफ्फरनगर नई मंडी थाना क्षेत्र में भी एक लड़के के गोली मारी। बाइक पर आए, वो कार में जा रहे थे, उसके गोली मारी। मेरठ में हुआ, उन्नाव में एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार हुआ, खुद लखनऊ में हुआ, तो गाज़ियाबाद में डकैती हुई। तो ये तो रोज़ाना हो रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है, एक फ़र्क है। पहले छोटी छोटी घटना को मीडिया जो है बड़ी करके दिखाता था, और अब बड़ी से बड़ी घटना को मीडिया जो है बहुत छोटी सी करके दिखाता है, जिस पर जो है लोगों की नज़र भी नहीं जाती। ये फ़र्क है। वरना पहले से ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, और कोई ज़िला नहीं बचा। बिजनौर में देखिए आप क्या हुआ, कोई ज़िला नहीं बच रहा है जहाँ पर जो है क्राइम नहीं हो रही। बस मीडिया जो है पहले खूब दिखाता था और मुख्यमंत्री से कहता था मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए, इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन अब जो है कोई दोषी नहीं है, अब तो वही दोषी है जिसके साथ घटना घट रही है। तो इसके चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? जिस तरह से एमआईएम भी ऐलान कर रही है 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उधर चंद्रशेखर आज़ाद जो उपचुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ से, तो क्या लग रहा है ये सब लोग एक साथ आ सकते हैं या इनको लाना चाहिए, या फिर क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन सबको पता है कि किसकी क्या हैसियत है। इस वक्त जो है जनता, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो वो समाजवादी है, समाजवादी के अलावा कोई नहीं। ये सब वोट कटवाए, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ उपचुनाव में एमआईएम ने वोट लिया लगभग 19,000, तो कई लोग इसको बड़ा मजबूत मान रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि समाजवादी के लिए बड़ा मुश्किल का समय होगा 2027 का। खासकर मीरापुर में हम बैठे तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन ने वोट डालने नहीं दिया, इस तरह का आरोप लगाते हैं समाजवादी के लोग। इस बीच भी इतने वोट ले जाना, तो कई लोग कहते हैं कि समाजवादी के लिए बड़ी मुश्किल है। देखिए, शायद आपको भी मालूम होगा, हमें भी मालूम है, वो वोट जो है वो नहीं मिले। वोट जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कैंडिडेट था उसको जनता ने नहीं डाले, वो कहीं और से डले, कहीं और से डले। प्रशासन का सीधा सीधा कहना था, चाहे तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी उसको वोट दे लो, ओवैसी की पार्टी को वोट दे लो तो जाओ, टाली आओ, लेकिन अगर समाजवादी को वोट देंगे तो जाने नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? वो उनको बढ़ा रहे थे ताकि 27 में इनको जब वोट ज़्यादा निकलेंगे तो 27 में ये लोग जो है फिर चुनाव लड़ेंगे। आप देख लीजिए, चुनाव आएगा तो ये कह रहे हैं हम 200 सीटों पे लड़ेंगे, कहीं अगर इनकी ज़मानत बच गई तो तब आप हमें बता देना। अभी ओवैसी, क्योंकि कई लोग दावा भी करते हैं कि मुस्लिम की बड़ी आवाज़ है, वो भी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों को नेता बनाने आया हूँ। एक ऐसे संसद रत्न को जब आतंकवादी कहा जाए, जब उनकी तुलना उसामा बिन लादेन से करी जाए, उनकी पार्टी को अलकायदा से तुलना की जाए, उनको आतंकवादी कहा जाए, तो आप एक मुस्लिम होने के नाते, पॉलिटिशियन नहीं, मुस्लिम होने के नाते क्या सोचते हैं? क्या ये कहना सही है एक मंत्री का? नहीं, देखिए, जिस मंत्री ने ये बात कही है हम उनकी निंदा करते हैं, और हम महाराष्ट्र सरकार से कहते हैं कि ऐसे मंत्री को जो है बर्खास्त करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, सदर हैं अपनी पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में ऐसी बात कहना
बगैर किसी सबूत के, ये बहुत ही गलत है। उसकी जितनी भी मजम्मत हो जाए वो कम है, हम मजम्मत करते हैं। और महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि उस मंत्री को बर्खास्त करके उसके जेल की सलाखों के पीछे डालें, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो नीतीश राणा मजलिस के बारे में और उनके नेताओं के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजलिस के जो लोग हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। वो उसके ख़िलाफ़ कहीं भी किसी तरह की कोई कार्रवाई कराने के लिए तैयार नहीं। ना बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का कोई बयान आया है, और ये हमारे यहाँ के शौकत अली साहब जो बड़ बोले हैं, ना इनका कोई बयान आया है। और एक आज़म, ये जौनपुर में एक वो है मौलाना अकरम कासमी, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ कुछ लिख दिया था, बोल दिया था, लिख दिया था। तो उनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ शाहगंज थाने में तहरीर दी, वहीं वो किसी मस्जिद में इमाम है, वहाँ उनके ख़िलाफ़ तहरीर दी और बाकायदा पुलिस उनको उठा के ले गई और उनको जो है सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ी है। अपनों के साथ तो हाल ये है, और उनके साथ जो है ये उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलने के। अब भाई उसी के क्या है, वो तो हैदराबाद का जहाँ इनका दारुस्सलाम है, वहाँ एक सीट है गोशा महल, पता नहीं आपकी जानकारी में है या नहीं। वहाँ का जो विधायक है बीजेपी का टी राजा सिंह, वो इतनी गालियाँ इनको देता है, ओवैसी जी को इतनी गालियाँ देता है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियाँ देता है। आज तक उसके ख़िलाफ़ इनकी इतनी हैसियत नहीं हुई कि उसके ख़िलाफ़ कैंडिडेट खड़ा कर दे या उसको जवाब दे दे। ये अपनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, गैरों के ख़िलाफ़ नहीं करते, ये इनकी पॉलिसी।